Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। आज के इस वीडियो में हम लैंग्वेज हिंदी का पेपर हल करेंगे। ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पेपर है और आज ही ये संपन्न हुआ है। आने वाले सभी प्रवेशार्थी जो अभ्यर्थी बीएड एंट्रेंस एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें अगर हिंदी पूछी जाती है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि साल दर साल पैटर्न में चेंज होता है, एग्जाम पैटर्न बदलता है और क्वेश्चन का स्वरूप भी बदल रहा है। यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और हिंदी जो आपका संविधान वाले अनुच्छेद वगैरह ऐसे और व्याकरण के साथ बहुत अच्छा एक समावेश है। मैंने बताया था कि कई बार क्वेश्चन पेपर आपका टफ भी आ सकता है और इस बार का टफ आया है, मैं बता सकता हूँ, क्योंकि पिछले काफ़ी सारे पेपर मैंने हल करवा रखे हैं, दे भी रखे हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदी साहित्य का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा और टफ पूछा गया है। ठीक है, लेकिन आपने अपनी पूरी मेहनत के साथ अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने की कोशिश की होगी। शुरू करते हैं। बाकी अन्य वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, उनको जाकर आप चेक कर सकते हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की अधिकांश लिपियां किस लिपि से उत्पन्न है। हालांकि जिन्होंने हमारी हिंदी की कक्षाएं और अन्य कक्षाएं ज्वाइन की होंगी पेड मेंबरशिप वाले, यानी कि मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद जो क्लासेस हुई थी, तो उनको थोड़ा बहुत आसानी हुई होगी, क्योंकि मैंने पूरा एक रोड मैप उनको दिखा दिया था और हिंदी व्याकरण का लगभग आधा जितना व्याकरण होता है मेन, वो मैंने पढ़ा दिया था उनको। ठीक, तो ब्राह्मी लिपि मैंने बार बार बताया था कि ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीनतम लिपियों में से एक है। हमारी जितनी भी लिपियां हैं ज्यादातर यहीं से उत्पन्न हुई हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण कंठ और तालु से होता है। तो ये इजी सा प्रश्न था, लेकिन कई बार हम याद नहीं रखते हैं तो ये हमारे लिए टफ बन जाता है। आपने देखा होगा कि ए और आई हम कंठ और तालु का प्रयोग करके उपयुक्त जो है इनका उच्चारण करते हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए काफी अच्छे हिंदी व्याकरण के भी क्वेश्चन हैं और जो रचनाओं से संबंधित साहित्य लिपियों से संबंधित प्रश्न भी काफी अच्छे अच्छे पूछे गए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, कामायनी किसकी रचना है। देखिए मैंने बार बार बताया था, जो हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार हैं, लेखक हैं, ठीक है, तो कवि, उन सभी की कविताएं, निबंध वगैरह आप याद रखना, काव्य रचनाएं। तो कामायनी आपका लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूरा पेपर ही एक पेज में दिया गया है, तो अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको प्राकृत भाषा का पाणिनि माना जाता है। यानी कि जो प्राकृत भाषा है उसका पाणिनि किसको माना जाता है, ये आपका है तीसरा, हेमचंद को। ठीक है, ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, हेमचंद को ये माना जाता है। ठीक है, तो सीरियल वाइज ही हम देखते हैं। चलिए, फिर हमारा क्वेश्चन है, प्रकृति का कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति का कवि, या कई बार आपने सुना होगा प्रकृति के सुकुमार कवि, सुकुमार कवि, तो दोनों एक ही चीज है। सुमित्रा नंदन पंत को ये कहा जाता है। ये हालांकि आपने पढ़ा होगा, ये इजी क्वेश्चन में है, मैं इसको गिनूंगा। ठीक है, जो कठिन है तो उनको मैं कठिन भी कह रहा हूं, जो इजी है तो मैं उनको इजी भी कह ही रहा हूं। ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किसने लिखी है, तो रैदास। ठीक, अब आप बोल रहे होंगे कि रैदास तो इसमें है ही नहीं, रविदास या रैदास, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कफन कहानी का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी, थोड़ा सा इसको भी मैं टफ में रखूंगा, क्योंकि देखिए अब ऐसे तो कितने कहानी लिखी हुई है, उनका प्रकाशन वगैरह कौन याद रखता है, बट इसको मैं थोड़ा सा क्या टफ में रखूंगा, प्रेमचंद द्वारा रचित ये कहानी है। अगला क्वेश्चन, कारक। हिंदी में कारक, जिन्होंने क्लास ज्वाइन करी थी मेंबरशिप लेने के बाद, अगर आप चाहते हैं डीएलएड की क्लासेस या अन्य क्लासेस, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। जल्द ही मैं कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं, उसकी प्राइसिंग वगैरह मैं बता दूंगा। हालांकि मैं यूट्यूब पर ही वो उसको पूरा करवाऊंगा, लेकिन जो क्वेरीज वगैरह हैं वो मेंबरशिप के थ्रू ही होंगी, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेंबरशिप लेकर के। हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं। देखिए कारक के कितने भेद हैं,
8। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। मैंने आपको बताया था कि कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक ना, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, पूरा मैंने डिटेल में पढ़ाया था, तो उनको पता होगा। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? तो ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जो चीज हम मुंह से बोल रहे हैं उसका जो, देखिए भाषा की सबसे उच्चारण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और लिखने की छोटी इकाई वर्ण है, तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? तो भरत मुनि, आपने पढ़ा होगा, भरत मुनि की ये रचना है, ऑप्शन सी। अगर आपने ये टिक करा है तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकेत महाकाव्य किसने लिखा? देखिए साकेत आपका लिखा था मैथिली शरण गुप्त ने। किसने? मैथिली शरण गुप्त, याद रखना। ये थोड़े से टफ क्वेश्चन मैं गिनूंगा, क्योंकि साहित्य अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ये आपके लिए टफ पड़ जाता है। मुझे लगता है कि क्वेश्चन पेपर को इन्होंने थोड़ा ठीक ढंग से डिजाइन करना चाहिए, उसका जो पैटर्न है उसको थोड़ा सा री एनालिसिस तो जरूर करना चाहिए। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत का पुराना नाम क्या था, या मूल नाम, कहने का मतलब गोसाई दत्त। ठीक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, उत्तराखंड वाले तो इसको जानते ही होंगे, और जनरली उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस का एग्जाम है तो आप लोग इससे विज्ञ होंगे। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब दी गई? मैंने बार बार इसको रटाया था। आज 14 सितंबर भी है, हिंदी दिवस भी है, तो आपको ये पता होना चाहिए। हिंदी भाषी राज्य होते हुए भी अगर हमें ये नहीं पता तो ये एक विडंबना से कम नहीं है। 1949। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 14 सितंबर 1949। हिंदुस्तानी ग्रामर ग्रंथ किसने लिखा? ठीक, ये आपका किसने लिखा? जॉन गिलक्राइस्ट, ऑप्शन डी। भगवत महापुराण में कुल कितने स्कंद हैं? तो 12 कुल स्कंद हैं, ये याद रखना। 335 अध्याय। ठीक, अध्याय। अगर आप धार्मिक चीजों में जाते हैं तो आपको ये पता होगा। श्लोक 18,000 प्लस हैं। फिर देखिए, फिर वही रामचरितमानस का कई बार पूछा जाता है, तो 7 इसमें कांड हैं। कितने? 7 कांड हैं, इसको ध्यान में रखना। जिसमें आपका पहले बाल कांड आता है, अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, ठीक है, जंगल वाला, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, फिर लंका कांड, और लास्ट में उत्तर कांड भी है इसमें रामचरितमानस में। पर्वतीय भाषी प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो गंगादत्त उप्रेती, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर। उच्चारण की दृष्टि से अभी मैंने आपको बताया, तो ध्वनि हो जाएगा इसका, ध्वनि ऑप्शन ए बी। ठीक, देववाणी को, देखिए संस्कृत को देववाणी कहा जाता था, इतना आपको पता होगा, तो आप इसको बिल्कुल टिक कर पाएंगे। प्राचीन वैदिक संस्कृत को देववाणी कहा जाता है। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? तो आपका ये हुई सौर सैनी से हुई है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये आंसर की टाइप वीडियो है तो मैं इसको फटाफट से कवर कर रहा हूँ 15 से 20 मिनट के अंदर। बाकी डिटेल वीडियो, डिटेल क्लासेस आपकी रेगुलर चलती हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। यूकेपीएससी, यूके के 50-60 पीवाईक्यूज हमने हल करवा रखे। आप जानते हैं कि पीवाईक्यूज का महत्व कितना है। ठीक, कोई भी एग्जाम क्रैक करना हो तो आपको पीवाईक्यू जरूर देखने, भले ही एग्जाम पैटर्न चेंज हो, बट उससे आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप मिलता है। ठीक, तो राधा कृष्णन अध्यक्षता में लिपि सुधार जो समिति है वो 1953 में हुई थी। ठीक, 29 नवंबर करके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा दोष है? देखिए वाक्य क्या है, कुत्ते को काटकर मांस खिलाओ। देखने से ही एक अटपटा सा लग रहा है ना, अटपटा उच्चारण आ रहा है, तो इसमें पद क्रम का दोष है, कहने का मतलब कुत्ते को काटकर मांस खिलाओ। आप देख रहे होंगे कि पद क्रम, यानी कि उसमें पद की क्रिया को कहां पर रखना है, क्रिया का प्रयोग कहां पर होना चाहिए, वो गलत हो रखा है ना, तो अर्थ नहीं आता अच्छे से शब्द का। कुत्ते को मांस काट कर खिलाओ, ऐसा होना चाहिए था वाक्य। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये थोड़ा सा आपका टफ या उस टाइप का क्वेश्चन हम कह सकते हैं। 1961। ठीक, 1961 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अक्टूबर। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ये भी टफ है,
सरकारी कार्यालयों में हिंदी अंग्रेजी द्विभाषी युग का सूत्रपात किस राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? तो 3/3 1963। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य के, देखिए ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन हो जाएगा। 210 अनुच्छेद राज्य के विधानमंडल में प्रयुक्त भाषा के बारे में प्रावधान 210 अनुच्छेद में किया गया है। 343 इसलिए दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज हो। ठीक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 351 में उल्लिखित अष्टमी, देखिए एक चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है, मैंने आपको बार बार बोला कि क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ें कि वो क्वेश्चन जब अगली बार आए तो आपको सारी चीजें पता लगे। अगली बार हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए 344 या 51 में क्या उल्लिखित है, तो संविधान के अनुच्छेद में क्या क्या उल्लिखित है वो पता होना चाहिए। और अष्टमी अनुसूची यानी कि अष्टम यानी कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है ना, तो ये क्वेश्चन हमें याद रखना है। भले यहाँ पर क्वेश्चन है लेकिन अगले परीक्षा में आपका ये प्रश्न बन सकता है, तो ऐसे पढ़ो तब आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्रैक होगा। ठीक, 1992 याद रखना, पंचायती राज, ठीक है, वो संविधान संशोधन, तो ये सारी चीजें है ना। तो तक पूछा है कि कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। तो देखिए अगर हम कालांतर के हिसाब से चलें तो 1992 से पहले, ठीक, पहले आपके थी 15 भाषाएं, ठीक, भाषा ये, ठीक, उसके बाद 92 में भाषाएं जुड़ी 3, तो हो गई कितनी 18। तो यहाँ पर 92 से पहले पूछा गया है तो 15 सही उत्तर होना चाहिए, बट ये यूनिवर्सिटी वाले हैं तो आंसर की हम आने के बाद इसको चेक करेंगे। वैसे मैंने आपको पूरा बता दिया। 92 में कौन कौन सी जोड़ी गई थी, आपका कोंकणी, कोंकणी तो 1992 में जोड़ी गई थी, ये सारी चीजें बाद में जोड़ी गई थी ना इसके। तो पहले तो यही चीजें थी। 1967 में सिंधी जोड़ी गई थी, ठीक है, सिंधी यानी कि पहले 14 थे फिर 15 हुए, फिर 92 में और जुड़ी उसके हिसाब से, उसके बाद फिर कितने हुए, 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई, तो फिर 18 हुए, फिर लास्ट में 4 जोड़ी गई कब, आपका 2003 में 92वां, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन में। तो अब टोटल 22 हैं। मैंने पूरा आपको एक बता दिया ना कि क्या क्या चीजें हुई है। तो फिलहाल इसका उत्तर क्या होना चाहिए 15, क्योंकि इसने क्या पूछा है 92 से पहले। नेक्स्ट, मणिपुरी भाषा को किस वर्ष अष्टम अनुसूची में जोड़ा गया? तो मणिपुरी को कब जोड़ा गया? 1992 में ही, जो अभी मैं बात कर रहा था। ठीक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन, ये मैंने पूरा पढ़ाया था, श श श ह ऊष्म व्यंजन, म आपका सिंपल स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा स्वरचित रामचरितमानस की कथा सर्वप्रथम, देखिए ये मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। ठीक, अलग अलग जगह इसका अलग अलग आंसर है। रसखान भी मुझे कई जगह दिख रहा था, ठीक है, कई जगह पुरानी किंवदंतियां कहानियों के अनुसार दिख रहा था। ठीक, पता नहीं ये पेपर, मुझे लगता है कि इसको ज्यादातर जो जोर दिया गया है कि अब देखिए चीजें क्या होती है ना, कई बार मैं आपको वैसे बहुत सारी वीडियो में बताया है कि जो सरकार का प्रभाव है, माहौल जो है, उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसी प्रकार से बन रहे हैं, जैसे मुगल वगैरह से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यादातर जो इंडियन हिस्ट्री है उस पर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन जो ऑथेंटिसिटी है उसके हिसाब से पूछने चाहिए, ऐसे नहीं कि बस हम कुछ भी पूछ दे रहे हैं। जिनके स्रोत पढ़ने के लिए भी तो अवेलेबल होने चाहिए ये, बट हमारी सुनेगा भी कौन। ठीक, प्राकृत भाषा का सबसे पुराना व्याकरण किसने बनाया? तो देवसेन, धनपाल, वररुचि, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुमाऊं और गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्र मिली जुली भाषा बोलते हैं। ठीक, तो ये गढ़ कुमाऊनी भी कई बार कहा जाता है। ऑल इंडिया रेडियो, तो इसको तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता तो फिर थोड़ा सा आपको एनालिसिस करने की जरूरत है। ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आकाशवाणी। मेरुधामा, ये सिंपल था, शिव इसका सही उत्तर है। शिव का, शिव भी कहा जाता है, इसका हिंदी का अर्थ है। ठीक, अशुद्ध शब्द का चयन, अग्नि सही है। पति, पत्नी कैसे लिखते हैं हम?
ठीक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, तिरस्कृत, अतिशयोक्ति, सब सही है। कई लोग सोच रहे होंगे कि अतिशयोक्ति तो ऐसे होता है, तो ऐसा नहीं है, यह अशुद्ध रूप है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है, ये पूछा गया है। देखिए, विधि हरि हर कवि गोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। इसका अर्थ थोड़ा इस प्रकार से है कि जो हरि या विष्णु महेश ये सब जब तारीफ करने लगते हैं साधु की, तो साधु की महिमा करते समय इनकी भी वाणी क्या होती है, सबका कहा जाती है, या हो जाएगा अतिशयोक्ति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, संभावना यहीं पर व्यक्त की जाती है ना। ठीक है, रूपक में तो अभेद आरोप किया जाता है, कहीं पर तुलना की जाती है। यमक का तो फिर आपको पता है शब्द या फ्रेज वाला है कॉन्सेप्ट, काली घटा का घमंड घटा। शब्दालंकार मैंने ये डिटेल में पढ़ा रखा है, तो जिन्होंने क्लासेस देखी होंगी वीडियोस, मैंने बार बार शेयर भी किया था। अब नहीं पढ़ा तो फिर वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, उपमा, तो ये तीनों शब्दालंकार हैं। उपमा हमारा क्या हो जाएगा, अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार और शब्दालंकार में क्या अंतर होता है, मैंने बताया था, शब्दों को ध्यान में रखकर चीजें होती हैं, इसमें अर्थ, फ्रेज। नेक्स्ट, मोहन पुस्तक पढ़ता है, ठीक, इस वाक्य में उद्देश्य है। देखिए, उद्देश्य को आप ऐसे समझ सकते हैं, सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक, मोहन हो जाएगा इसका उत्तर, तो मैं बता देता हूं, थोड़ा सा याद कैसे रख सकते हो आप। देखिए, किसी भी वाक्य का हीरो आप समझ सकते हैं सब्जेक्ट होता है। ठीक, अब किसी मूवी में हीरो जो काम करता है वो किसी हीरोइन के लिए करता है, किसी समाज के लिए करता है, गरीब के लिए करता है, कुछ भी होता है ना, उसका उद्देश्य होता है। तो हीरो मेन हुआ जो वाक्य में किसी उद्देश्य को लेकर चलता है, और फिर उसके साथ क्रिया, हीरोइन, अन्य साइड हीरो, विलन जुड़ते हैं, तो वो अलग चीज है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, मोहन कार्य कर रहा है ना, कुछ भी काम कर रहा है तो कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। पुस्तक पढ़ रहा है तो मोहन पढ़ रहा है, खेल रहा है तो मोहन खेल रहा है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो ये तो इजी था, रचयिता ऐसे लिखते हैं। ठीक, रचयिता। ठीक, नेक्स्ट, चित्रित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो चित्रित में देखिए चित्र धन इत, तो ये चित्रित हो जाता, ऑप्शन ए सही उत्तर। देखिए, कभी भी आप शुद्ध अशुद्ध पढ़ते हो तो उनको लिख कर पढ़िए, मुंह से बोलकर देखकर नहीं होती है प्रैक्टिस। जैसे मैथ्स देख करके आप ज्यादा नहीं सीख पाते, उसी प्रकार से अब एक सरकारी पत्रों का प्रकार नहीं है। देखिए, परांकन होता है, एंडोर्समेंट, तुरंत पत्र भी होता है, एक्सप्रेस लेटर, तार पहले भेजा जाता था, टेलीग्राम इसको कहते हैं। ठीक है, आजकल टेलीग्राम चलाते हो ना, तो टेलीग्राम कहते थे, अब ये बंद हो चुका है क्योंकि अब ईमेल वगैरह सारी चीजें भेज दी जाती है। निविदा, टेंडर तो अभी भी निकलते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखिए, मैंने आपको जब पढ़ा रहा था तो बताया था कि पुल्लिंग को कैसे याद रखना है। पुस्तक पढ़ी बोलते हो ना आप, मैंने पुस्तक पढ़ा नहीं बोलते हो, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। नाक, अब इसका तो वाक्य प्रयोग मैं क्या ही बोलूं, आप खुद ही समझ जाओ। ठीक, पीठ, पीठ थपथपाई, पीठ थपथपाना। ठीक है, मैंने उसकी पीठ थपथपाई। ठीक, पेट, पेट, उसका पेट बड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ना पेट के बल लेटा है। तो कहने का मतलब ऑप्शन डी, आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको वाक्य प्रयोग के साथ चेक करना है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ, ठीक है, किसने आपका कि लेखक कौन है ये पूछा गया है, राम कुमार वर्मा। क्या, राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत, तो भ्रमर गीत आपका सूरदास ने शुरू किया था, ऑप्शन सी। भक्ति काल को किसने लोक जागरण काल कहा था, मैंने बोला था कि आप ये याद रखना कि भक्ति काल को किसने क्या कहा था, ये पढ़ना मैंने आपको बताया था। ठीक, तो ये किसने कहा था, आपका इनमें से रामविलास शर्मा ने ये कहा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समिष्ट रूप से भाषा कहते हैं, यह कथन किसने कहा था। ये कथन आपका किसने कहा था, बाबूराम सक्सेना, ऑप्शन बी। थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है तो मैं आपको बता ही रहा हूं, मैंने एक्सेप्ट करा था कि इस बार थोड़ा सा पेपर ये अटपटा सा आ रखा है,
मैंने आप अपना एग्जाम्पल भी दिया था, जब मैंने बीएड एंट्रेंस दिया था तो मेरे साथ भी यही चीज हुई थी। मेरे अन्य में तो अच्छे आए थे, लेकिन इसमें 50 में से शायद 16 के समथिंग क्वेश्चन आए थे। उस बार तो और ज्यादा टफ आए थे, 40 के 40 क्या आए थे, यही जो आपके हिंदी साहित्य से रिलेटेड। तो सुमित्रा नंदन पंत किस रचना को छायावाद का घोषणा पत्र कहते हैं? तो पल्लव। ठीक है, छायावाद के 4 स्तंभ मैंने पढ़ाया था। प्रत्यारोपण किसको याद है तो कमेंट में बताना। प्रत्यारोपण में कौन सी संधि है? प्रति प्लस आरोपण, तो यण संधि। ठीक है, प्रति प्लस आरोपण मैंने बताया था ई प्लस अ, तो प्रति और ई मिलके य बन रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधको में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। मैंने आपको बताया था अंधा, देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा? समास विग्रह जिसको कहते हैं। अंधा है जो कु, तो कुआं यानी कि अंधा, यानी कि अंधा क्या हुआ? विशेषण, ये विशेषण हुआ और विशेष्य। तो अंधा विशेषण और विशेष्य का जहां पर भी संबंध हो वहां पर कौन सा समास कर्मधारय होता है? मैंने बताया था, पढ़ाया था। तो आप यहां से इसको याद रख सकते थे इजीली। बाकी चैनल से जुड़े रहें। अगर काउंसलिंग वगैरह आगे की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेंबरशिप लेकर मुझसे, देखिए फिर उसके बाद आपको मेरा नंबर दिख जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। जुड़े रहें, धन्यवाद।